आइए तो भैया चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को जहां पर हमने अपना पार्ट छोड़ा था। तो बच्चे कह रहे हैं सर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पार्ट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने अपना केस स्टडी पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें अभी और भी केस स्टडीज हैं जो हम बात करेंगे अभी। तो ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर है पहले से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, शक है क्या? इसी सेपरेट लीगल एंटिटी को कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। शालू गुड इवनिंग बेटा, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल। इसी सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पार्ट को हमने पढ़ लिया था। सेपरेट लीगल एंटिटी इसी को कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल। जो टॉपिक आगे आएगा लिफ्टिंग वाला पार्ट वो इसी के ऊपर आएगा। कॉर्पोरेट वेल जिसे हम पर्दा दीवारों की बात आगे करेंगे, इसी कोई पर्दा कहता है कोई दीवार कहता है, क्यों कहता है वो हम बात सीखेंगे आगे। ओके ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब हम इसे सीख चुके हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं हल्का सुनो ध्यान से। मतलब हम ये सीख चुके हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंसेप्ट है वो ये सिखाता है, सेपरेट मतलब अलग से, लीगल मतलब कानून की नजरों में, एंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस। एग्जांपल, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट द कंपनी दैट द मेंबर्स एंड द कंपनी इज हैविंग, इसका मतलब यही था, इज हैविंग डिस्टिंक्ट एंटिटी, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, एंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में, लॉ की आइज में कंपनी का और उसको बनाने वाले मेंबर्स का एग्जिस्टेंस अलग होता है। इसका मतलब यह था विच वी कैन से, सुनो ध्यान से बात को, इसी पर केस स्टडी है बैक टू बैक। सुनो सुनो सुनो, हाँ सुन रहे हैं, चिल्लाओ मत सर। अच्छा सुनो, कह रहे सर this particular concept states that the member and the company is having different entity, different existence in the eyes of law, which means the members cannot be held liable toward the company. मेंबर्स कंपनी के लिए लायबल रहे नहीं रहेंगे। जब आपको बोल दिया गया कि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, तो मेंबर भले कंपनी के लिए क्यों लायबल होंगे? सेपरेट का मतलब यही है, मेंबर्स हमेशा कंपनी की लायबिलिटी से प्रोटेक्ट रहेंगे बेटा। रिमेंबर, ये है मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी अलग, कंपनी की लायबिलिटी अलग। कंपनी अपना देखे, मेंबर अपना देखे। वो कहते हैं ना, हमने सीखा भी, गाना भी गाया था इसके ऊपर, रिमेंबर, वफा वफा बेवफा वाला चक्कर। तू बेवफा है, बेवफा है, जिसने तुझे बनाया उसे तू भूल जाती है। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, जहां हमने बाबू सोना जादू टोना वाले एग्जांपल से और छुई मुई नाम की कंपनी बना के सीख लिया था कि कब किसकी क्या लायबिलिटी बनती है। इवन 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 सुनो ध्यान से, हमने ये भी जान लिया था, वेरी गुड मनीषा, देयर वोंट बी पर्सनली लायबल, देयर पर्सनल एस्टेट वुड बी, वेरी गुड, एग्जैक्टली मनीषा, यस यही मतलब इसका मतलब। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये बनता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, जिन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं, और वही प्रोमोटर और उन प्रोमोटर्स के लिए भी कंपनी लायबल नहीं है। सोचो ध्यान से, मतलब कंपनी के फॉर्मेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के मेंबर्स ने, प्रोमोटर ने जो भी काम किया था, उसके काम के लिए रेंट लिया था, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की थी, उसके लिए भी कंपनी लायबल नहीं है। मतलब दोनों कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद में दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस रहेगा। मतलब कभी भी कंपनी मेंबर्स को लायबल नहीं कर सकती और ना ही मेंबर कंपनी के भरोसे बैठेंगे ला हमारा पैसा दे, नहीं मिल सकता। दोनों अलग एंटिटी हैं। आइए तो इसी की तर्ज पर एक बहुत प्यारा सा टॉपिक हमारे पास में हम पढ़ रहे थे। हमारा केस स्टडी चालू हुआ था सैलोमन वर्सेस सैलोमन। इसी पार्ट को समझने के लिए हमने इसका पॉइंट तो कर लिया था, हम बात कर रहे थे इसके केस स्टडी के ऊपर। इस केस स्टडी का पैटर्न वही रहेगा हमारे पास में जो हमने डिस्कशन किया था एनएसपीसी वाले फॉर्मेट में ही हमें इस पार्ट को पढ़ रहे थे हम अपने पास में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एन फॉर नेम, फटाफट समझाऊंगा। एन फॉर नेम, नेम सबसे पहले क्या है? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये पार्ट आपके पास में एन, स्टोरी वाली बात हम कर रहे थे, क्लास बीच में रुक गई थी उस टाइम पे, अभी पूरा कंटिन्यू करवाता हूं। स्टोरी मैं सुनाऊंगा, प्लेंटिफ मैं बताऊंगा और कोर्ट का जजमेंट आप लोग दोगे। प्लेंटिफ मतलब तो केस फाइल करता है, नेम आपको पता होगा, कोर्ट जजमेंट। किसी भी केस स्टडी को आप इसी पैटर्न से पढ़ेंगे बेटा। ये वो पैटर्न है जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे लॉ के अंदर किसी भी केस स्टडी को याद कर सकते हैं, और इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। तो नेम के बाद अगर स्टोरी का बात आता है तो स्टोरी के पॉइंट में क्या है? ये पूरा पार्ट हमने रीडिंग किया था स्टोरी वाले पार्ट के अंदर कि सैलोमन कौन था, कैसे है। और याद रखो
केस स्टडी के स्टोरी वाले पार्ट को आप अपनी लैंग्वेज मतलब अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हो, ओनली द स्टोरी पार्ट, बट यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द प्लेंटिफ एंड द कोर्ट जजमेंट, वो सब कुछ सेम रहेगा। आओ तो थोड़ी बातें हो जाए इसके ऊपर। लो मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर निकाल देता हूं, लो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी पिक्चर निकाल देता हूं। आओ एक सेकंड रुकना, कह रहे केस का नाम लिख लो यहां पर, सैलोमन वर्सेस सैलोमन। एनएसपीसी में एन हमारा है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, मतलब सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। देखता हूं इसके ऊपर, तुम्हें थोड़ी पिक्चर दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकना, ढूंढ लेता हूं, मिल जाएगा इसके ऊपर, एक सेकंड रुकना बेटा। कहां गया तू सैलोमन, सैलोमन सैलोमन। सैलोमन ने अपनी कंपनी बनाई थी कंपनी लिमिटेड। एक सेकंड रुकना, वेट वेट वेट, तुम्हें पिक्चर दिखाने वाला हूं, दिखाता हूं कहां गया वो भोला भाला पंछी। लो बेटा आ गया आपकी नजरों के सामने, ये एक्चुअल पिक्चर है उसी सैलोमन की जिसकी कंपनी की हम बात करने वाले हैं। लीजिए, यू कैन वॉच दिस पिक्चर। सर इसमें अमाउंट वही लिखे ना जो स्टोरी में गिवन है। हाँ शालू वही अमाउंट लिखेंगे बेटा, यस। लो भैया, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का बोर्ड पीछे तुम्हें दिख रहा है, ये सैलोमन बैठा सामने। आओ इसकी बातें थोड़ी हो जाए। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, क्या कहानी थी? एन फॉर नेम, नेम के साथ प्रोविजन हमें याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कहानी में क्या था। स्टोरी वाले पार्ट को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे आओ बात करते हैं। सीक्वेंस चेक करो, पूरा सीक्वेंस देखना। हुआ क्या, सैलोमन जो था, यहां पर जो सैलोमन आपको दिख रहा है ये बैठा, सैलोमन ने क्या किया, सैलोमन ने एक कंपनी, सैलोमन एक लैदर शू मैन्युफैक्चरर था। लैदर, कहानी सुनना शुरू करो ताकि तुम मुझे रिप्लाई कर सको। सैलोमन वॉज ए लैदर शू मैन्युफैक्चरर, लैदर शू मैन्युफैक्चरर, अच्छे भले तरीके से अपना बिजनेस चला रहा था एज ए सोल प्रोप्राइटर, एक सोल प्रोप्राइटर के रूप में बिजनेस रन कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे क्या प्लान हुआ, क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया जाए, ये उसके मन में इच्छा जाहिर, और उसने क्या किया, अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया कंपनी के रूप में और नाम दे दिया सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आप देख पा रहे हो सेम टू सेम नाम लिखा हमने, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से उसने कंपनी बना दी, मतलब सोल बिजनेस को उसने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब हुआ क्या, मालिक तो कौन है, सैलोमन ही था अगर अक्सर देखे तो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां पर आता है जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया। सैलोमन ने क्या किया, अपनी ही कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, करीबन कहते हैं 20,007 शेयर उसने परचेज कर लिया अपनी कंपनी से। इतने पार्ट इश्यू किए और उसमें से क्या किया, टोटल करीबन, आपने याद करो अपने बुक में रीडिंग किया था, पार्ट में हमने पढ़ा था सर, उसके पास में कंपनी को एक न्यूली फॉर्म कंपनी बनाया गया और उस केस के अंदर करीबन कहता है सर 30,000 पौंड के अंदर न्यूली फॉर्म कंपनी बनाई गई। 23,000 रुपए जो शेयर थे एक के हिसाब से उसने अपने पास रखे, 10,000 डिबेंचर के करीब रखे। मतलब उसने क्या किया, सुनना ध्यान से बात कहानी के अंदर, कह रहा सर सैलोमन ने इतने शेयर लिए, लेकिन इस शेयर में से क्या किया, 20,000 एक शेयर, 1 शेयर तो उसने अपने पास रखा और एक एक शेयर अपने चुन्नू मुन्नू के नाम पर, मतलब अपने बच्चों और बीवी के नाम पर निकाल लिया। 5 बच्चे और अपने 5 बच्चों और अपनी बीवी के नाम पर एक एक शेयर ले लिया। अब हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट सुनना ध्यान से, कहानी में ट्विस्ट सुनना, याद करो सिचुएशन क्या हुई। बाद में इस बिजनेस को रन करता रहा, लेकिन क्या हुआ, जो कंपनी बनाई गई थी वो कंपनी सडनली लॉसेस से ह्यूज लॉस वाली कंडीशन पर पहुंच गई। और अभी जानते हैं ह्यूज लॉस एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आके बोलता है अरे कंपनी को बंद करो, कंपनी को लिक्विडेट करो। तो कंपनी लॉस होने की वजह से कंपनी के लिक्विडेशन की कंडीशन आ गई थी। अब हुआ क्या, सैलोमन इतना समझदार था कि उसने क्या किया था, सैलोमन ने अपने पार्ट में से करीबन 10,000 पौंड, रुपए के हिसाब से 10,000 पौंड के नाम के करीबन उसने अपने कंपनी के नाम पर सिक्योर्ड डिबेंचर लिए हुए थे। इतना समझदार था, जब कंपनी चल रही थी उस टाइम उसने सिक्योर्ड डिबेंचर लिए थे जो सिक्योर थे कंपनी की असेट्स की ओर। कंपनी जो संपत्ति देख रहे हो पीछे संपत्ति रखी है, कंपनी की संपत्ति के अगेंस्ट में उसने सिक्योर्ड डिबेंचर लिए हुए थे, और उसी कंपनी में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी थे। रिपीट कर रहा हूं, सैलोमन की कंपनी में सिक्योर्ड डिबेंचर भी थे और सैलोमन की कंपनी में अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी थे। हुआ क्या, बाद में जब मुद्दा खड़ा हुआ, कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, कोर्ट ने कंपनी के लिक्विडेशन के लिए बोल दिया, और लिक्विडेशन के केस में जब लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया, कोर्ट ने जब कंपनी को लिक्विडेट कराने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया, तो वहां से मुद्दा बदल गया
वहां पर अब सामने कौन आ गया पता है? वहां पर सामने आ गए कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहां पर सैलोमन सिक्योर था, लेकिन उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे। अब कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता, सुनना ध्यान से। एक्चुअली सैलोमन के नाम पर, सुनना, सैलोमन कंपनी के, जब कंपनी का लिक्विडेशन आ रहा था तो वो भी हाथ लेके पहुंच गया, लाओ मेरे को भी पैसा दो, मैं तो सिक्योर्ड हूं। जब लिक्विडेटर ने, सुनना, लिक्विडेटर ने जब कंपनी की असेट को रियलाइज किया तो उसे पता चला कि कंपनी के पास में सिर्फ 7,000 पाउंड के ही प्रॉपर्टी बची हुई है। रियलाइजेशन के बाद में कंपनी की असेट्स, जो बची हुई असेट्स थी, उसको चेक करके पता लगा कि कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाउंड की पेमेंट करने के लिए ही, 7,000 पाउंड की पेमेंट करने के लिए असेट्स इनफ हैं। मुद्दा कहां खड़ा हुआ? वहां पर सैलोमन पहुंच के बोला कि 10,000 तो मेरे ही है। पता चला, और एज पर द रूल, सुनना ध्यान से, आपका लॉ ये कहता है, स्टार्टिंग शुरुआत से बोलता है कि जब भी किसी कंपनी का, सुनना जो बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना इस बात को, जब भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, सबसे पहले पेमेंट की जाती है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड कौन था? सिक्योर्ड था सैलोमन। अब मुद्दा क्या हुआ, जब सैलोमन को पैसा देने की जब चेक किया, लिक्विडेटर ने भी चेक किया, यार सैलोमन तो वही पर्सन है। तो बाद में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो उछल पड़े, गुस्सा हो गए, बोला ऐसे कैसे, इसकी ऐसी की तैसी। बोला सर, इन्होंने लिक्विडेटर को बोला कि सर सैलोमन ने खुद ने कंपनी बनाई और खुद ही आ जाके पैसा मांग रहे हैं, आप उसे पैसा कैसे दे सकते हो? दे फाइल्ड ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया। आंसर मी फास्ट, हु वॉज द प्लेंटिव इन दिस केस? आंसर दो, फटाफट से रिप्लाई करो। किसी भी बुक में किसी भी तरीके से लाइन लिखी हो, आप इस पैटर्न में ही पढ़ेंगे। एनएसपीसी, वेरी गुड। श्रुति, वेरी गुड। तुलसी, श्रुति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशी, शालू, जवाब दो सब दो। ज्ञान, रूपाली, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। तो अंशिक, वेरी गुड। शिवानी, लवली, लाजवाब, रे बेटे मौज कर दी, एग्जैक्टली। दे फाइल्ड ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इस कहानी के अंदर एक नहीं 2 जजमेंट आए थे, सुनना ध्यान से, तुम्हें मैंने वीडियो भी दिखाई थी इसके ऊपर। इस कहानी में एक नहीं 2 जजमेंट आए थे। जजमेंट क्या थे, याद है आपको? इस कहानी में एक नहीं 2 जजमेंट आए थे, याद है आपको? कौन से? सर, पहले जब केस डाला गया, वेरी गुड वैष्णवी, बहुत बढ़िया, आप सुनना ध्यान से। जब कहानी में केस, ये पूरी कहानी में वही जो मैंने बोला वही बात लिखी हुई है। जब केस डाला गया उस टाइम पर, जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचा, इनिशियली, लिसन टू मी, इनिशियली ये डिसाइड किया गया, कोर्ट ऑफ अपील ने डिसाइड किया, कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट ने डिसाइड किया, बोला हाँ यार सैलोमन ही मालिक है और सैलोमन ने ही कंपनी बनाई। तो उस कोर्ट ने तो क्या किया, कोर्ट ऑफ अपील ने क्या किया कि सैलोमन के लिए बोल दिया, सुनना ध्यान से, 2 बातें दी। पहली बार में यह डिसीजन दिया गया कि सैलोमन की कंपनी थी, सैलोमन एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना पैसा नहीं ले सकता, ये पैसा अनसिक्योर्ड वालों को मिलेगा। लेकिन सैलोमन समझदार था, सैलोमन को उसके हायर कोर्ट में पहुंच गया। जैसे अपने होता ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुनते हो ना अपने पास में, ऐसे ही क्या हुआ, वो उसे अपर कोर्ट में पहुंचा और वहां पर जाके सैलोमन के लिए डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया, बदल दिया गया। जो डिसीजन, सुनना, जो कोर्ट का डिसीजन, C4 कोर्ट, जो कोर्ट का डिसीजन पहले सैलोमन के अगेंस्ट में था, अब उसके हायर कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने बदल दिया, डिसीजन को रिवर्स कर दिया और बोला, और उस दिन से प्रोविजन बना, क्या बोला कंपनी और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इन दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी खुद बोलती है फॉर्मेशन के पॉइंट पे। तो बोली इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर्स कंपनी के थे, वो मेंबर्स की लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी नहीं कहलाती, चाहे वो मालिक ही था, लेकिन अगर वो एज ए सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर भी था तो पैसा उसे मिलेगा, पैसा उसे मिलेगा। मतलब जितनी असेट, करीबन 7,000, करीबन 7,000 पाउंड के करीबन जो असेट की वैल्यू बची हुई थी, उस पैसे से चुकाया गया इसका 7,000 पाउंड का पार्ट, बाकी नहीं मिलेगा, लेकिन जितना असेट्स की वैल्यू थी उतना पार्ट उसको दिया गया। एंड दिस इज अ केस विच इज नोन एज सैलोमन वर्सेस सैलोमन। रीडिंग कर लो, लास्ट में क्या लिखा हुआ, स्पीडली पढ़ा रहा हूं बेटा। हेल्ड दैट, हेल्ड मतलब दिस हेल्ड वर्ड इज फॉर द कोर्ट, ये बोलते हैं कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया गया, डिसीजन क्या आया, पढ़ना ध्यान से, द कंपनी वॉज इन द आइज ऑफ लॉ ए सेपरेट पर्सन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एस, मतलब सैलोमन से, और वॉज नॉट हिज एजेंट। यहां पर सैलोमन एजेंट नहीं है,
एजेंट नहीं था बीच में, वो एक मेंबर ही था कंपनी का, वो एक सिक्योर्ड। हाँ सर, वेरी गुड, फुल सपोर्ट, वेरी गुड मनीषा। एंड कह सर, एज थ्रू वर्चुअली द होल्डर ऑफ ऑल द शेयर इन द कंपनी वाज आल्सो सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट इन प्रायोरिटी ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जजमेंट को बदला गया और सेलोमैन के फेवर में जजमेंट आया कि एज ए सेलोमैन इज एन सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सेलोमैन को ये पैसा दिया जाएगा। समझ में आया? बोलो यस और नो। एंड दिस इज अ केस व्हिच इज नोन एज सेलोमैन वर्सेस सेलोमैन। क्लियर है? कोई डाउट है इस पे? और स्पीडली बोला मैंने इस टॉपिक को, समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे। वेरी गुड मनीषा, अनुष्का, तुझसे सब कुछ क्लियर है? अरे वाह, नो डाउट। शालू, शिवानी, ये केस याद रखना, वेरी गुड। ये केस आपके पास में कॉर्पोरेट वेल वाले कंसेप्ट में भी लिखना है। श्रुति, डाउट है क्या? बोलो बेटा, बोल श्रुति, बोल। माइक ऑन करूं, ऐसे बोलोगे? माइक भी ऑन कर दिया। इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्टली। अच्छा श्रुति, एक बात सुनना ध्यान से। कुछ प्लेसेस पर, कुछ बुक्स में आपको यहां अमाउंट के प्लेस पर सीधा शेयर वाली अमाउंट लिखी मिलेगी, इसीलिए मैंने दोनों पार्ट साथ पढ़ाए हैं। 20,007 शेयर लिए थे, एक एक शेयर अपनी वाइफ और 5 बच्चों को दिए और 20,001 शेयर अपने पास रखा। बुक्स में यह लिखा मिलता है। लेकिन उसके साथ में मैंने क्या बोला, आप अमाउंट भी याद कीजिए बेटा। अमाउंट में क्या रहा? 17। आप देखो, मेनली अमाउंट क्या याद रखो, सुनो ध्यान से। आपको मेनली अमाउंट क्या याद रखनी है, सुनो ध्यान से। मेन अमाउंट यह है बेटा कि कंपनी के ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी थी, वो थी 17,000 पौंड की। 70,000 पौंड में से 10,000 पौंड तो सिर्फ सेलोमैन था। कौन था सेलोमैन? वो जो सिक्योर्ड, याद रखना है ऐसे भी किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसने डिबेंचर लिए थे अगेंस्ट में अमाउंट के, और 7,000 के करीबन जो थे वो थे अनसिक्योर्ड के अगेंस्ट में। कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे? 7,000 के रूप में। तो कंपनी को जब पैसा पे करना था तो पता चला कि भैया, आप सुनना ध्यान से बेटा, छोड़ो उसको, बात को मिक्स मत करो, एक्चुअल केस पढ़ो। एक्चुअल केस में क्या लिखा हुआ है? हां, हालांकि अगर अमाउंट नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली शेयर लिखो तब भी चलेगा बेटा, ठीक है? तब भी चलेगा, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है? बस यहां पर्पज याद रखना कि जब आप ये बात पढ़ते हो कि कंपनी के पास में 7,000 पौंड, फिगर से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला मेनली इस पॉइंट के अंदर, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम बुक्स के अंदर फिगर्स की बात ही नहीं की गई, ऐसा हुआ है, ठीक है? इसीलिए तो लिखा जाता है कि कंपनी की असेट अनसिक्योर्ड वालों के लिए इनफ थी पे करने के लिए। चेक करो ना, 7 ही बची थी, 7 ही पे करने थे अनसिक्योर्ड के, बट इनको नहीं दिया गया, बाद में इसको पैसा मिल गया, खत्म। यही तो कहानी थी। नहीं बेटा, जरूर मैंडेटरी नहीं है फिगर, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग फिगर दिख जाएंगे बेटा, इसलिए नहीं, खुद अज्यूम मत करना, बस जो या तो मेंशन है वो लिखो, वरना मत लिखो, दैट्स इट। यू कैन ऑल्सो स्टेट दैट आप अगर फिगर लिखना नहीं चाहते हैं, याद रखना, अगर केस स्टडी में आपको फिगर नहीं लिखना तो यू कैन ऑल्सो राइट ए वर्ड, कैसे? द एसेट्स ऑफ द फॉर्म इज इनफ, वॉज इनफ टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर मैं ये लाइन भी लिख दूंगा तो अंडरस्टूड हो गया कि इसके बाद इतना पैसा था कि अनसिक्योर्ड को पेमेंट हो जाए, बट पेमेंट नहीं दिया गया, तो ये लाइन लिख के भी इसकी पूरी बात को कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ओके, कहते हैं शब्दों का खेल है, अगर वर्ड्स याद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन थोड़ी है बेटा। अगर आपको फिगर्स याद नहीं आ रहे एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यस, टोटल 17,000 की थी बेटा मनीषा, एग्जैक्टली 70,000 पाउंड की, यस, ठीक है? ओके, चलो भैया, आओ बात कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमारा हो गया, आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। लो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी में एक और केस स्टडी, सुनो, ये केस अपने पढ़े हुए हैं। पैटर्न आपको पता है, ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली वाला केस आ गया यहां पर। लो भैया, तो ली वाला केस आया, दोबारा एनएसपीसी जिंदाबाद। मैं निकालता हूं फोटो, तुम बनाओ कहानी। मैं निकालता हूं फोटो, केस नंबर 2, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। समझ में आया पैटर्न क्या करना है?
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फोकस करना है अपने पास में, अपने एनएसपीसी पर, और सारे केस स्टडी बेटा चिंदी बन जाएंगे। ज्ञान कहता ना चिंदी, हाँ चिंदी बन जाएंगे एग्जैक्टली। सुनो ध्यान से बात को, निकालता हूं तुम्हारे लिए पिक्चर, ये ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग पिक्चर निकाल रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ भैया, ताकि कनेक्शन तुम्हारा बिल्टअप हो इसके साथ में। अगर पिक्चर अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली निकाल लूंगा। गूगल के ऊपर इसकी पिक्चर क्यों नहीं दे रखी, कहां गया बेचारा ली हमारा। लो भैया, कुछ ऐसी सी पिक्चर है, पूरा नहीं है पिक्चर, कटा हुआ पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं, काम चला लो। ली वर्सेस ली, इसकी भैया देखो वाइफ भी है पीछे, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है, ये ली है बेचारा, ये उसकी पत्नी है, बाद में रो रही है, देखो ध्यान से, आओ सुनते हैं कहां से। हाँ बेटा एग्जाम कंफर्म है, एग्जैक्टली। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा क्लास करने की, इसलिए बोल रहा हूं। गूगल केस लो के बाद आया होगा इसलिए नहीं है, अरे तो सी बहुत सारी पिक्चर थी, कोई दिक्कत नहीं, आओ कंटिन्यू करते हैं। सुनो सुनो सुनो, एंड फॉर नेम, स्टोरी बताओ। स्टोरी मैं सुनाऊंगा, तुम क्यों सुनाओगे। आओ स्टोरी में क्या था, आओ पढ़ लेते हैं। स्टोरी में, कहानी में साफ साफ है भैया, ली जो था, ली कौन था, ली पायलट था, लेकिन खाली पायलट के साथ साथ में वो कंपनी के मैनेजिंग रोल में भी था, इसीलिए बाद में मुद्दा उठा कि भैया वही तो मालिक था। आओ पढ़ते हैं इसके बारे में, स्पीडली करने के पॉइंट से इसको एक बार मैं पढ़ा देता हूं आपको पॉइंट, देखो ध्यान से, रीडिंग करें। एज फॉर स्टोरी, आओ पढ़ लेते हैं। कह रहा है सर ए कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस, थोड़ा स्पीडली पढ़ूंगा प्लीज, जहां भी डाउट होगा मुझे लिख देना प्लीज आप लोग, ठीक है। कह रहे ए कंपनी वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरियल क्रॉप ड्रेसिंग, मतलब कि एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, ये एक एयर फार्मिंग कंपनी थी, मतलब सुनना ध्यान से बात को, क्या हुआ। कह रहा सर इसने क्या किया, एरियल टॉप ड्रेसिंग, ली वॉज क्वालिफाइड पायलट, जिसमें ली एक क्वालिफाइड पायलट था, हैल्ड नियरली ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन, जिसके पास कंपनी के ऑलमोस्ट सभी शेयर थे एक्सेप्ट वन। कह रहा आगे पढ़ना, एंड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उस ली को अपॉइंट किया गया था गवर्निंग डायरेक्टर एंड चीफ पायलट, कंपनी का चीफ पायलट भी था और कंपनी का डायरेक्टर भी था, गवर्निंग मेन डायरेक्टर भी वही था और कंपनी के अंदर पायलट का रोल भी प्ले कर रहा था, मतलब सैलरी भी ले रहा था और मालिक भी था। आगे क्या हुआ सुनना ध्यान से, कह रहा सर ली वॉज किल्ड व्हाइल पायलटिंग कंपनी एयरक्राफ्ट, और ली के एक्सीडेंट के केस में ली की डेथ हो गई थी, और बाद में डेथ के बाद में उसकी जो धर्मपत्नी थी, विधवा धर्मपत्नी, विडो जो थी, वो पैसा मांगने पहुंची कंपनी के पास। सुनना ध्यान से क्या कह रहा है, सर क्लेम कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कि भैया तुम्हारे यहां पर काम करता था उसके नाम का पैसा दो। अब हुआ क्या, जब पैसा देने की बारी आई तो उन्होंने क्या बोला, सुनना ध्यान से बात, कहानी सुनना। द कंपनी अपोज द क्लेम स्टेटिंग दैट ली वाज नॉट ए वर्कर एज द सेम पर्सन कुड बी एंड नॉट बी एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। सुनो ध्यान से, जब उसकी विधवा, उसकी विडो जो थी, जो पैसा मांगने पहुंची कंपनी के पास में, कंपनी बोली नहीं है पैसा, कंपनी डिनाइड टू पे द अमाउंट, ये बोलकर कि कंपनी में ली जो था वो सिर्फ एक वर्कर नहीं था, वो कंपनी का गवर्निंग डायरेक्टर भी था, और सेम पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों नहीं हो सकता, इस बात के लिए मना कर दिया। याद रखना, पैसा देने से क्यों मना किया गया ये भी मत भूलना, ये सीक्वेंस याद रखना। कौन था, देखो किसी भी स्टोरी का बेस्ट पार्ट क्या, कहानी कहां से चालू हुई, ली कौन था, बाद में कंपनी थी, कंपनी में ली का रोल क्या था, कंपनी में ली को क्या अपॉइंट किया गया था, पैसा देने के लिए क्यों मना कर दिया गया, ये बेसिस है, इनके पीछे लीगल प्रोविजन चलते हैं। कहने का मतलब पैसा देने से मना कर दिया, क्यों मना किया, द आंसर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेम पर्सन कैसे हो सकता है। लेकिन मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा कोर्ट ने क्या बोला, held that there was a valid contract service between ली एंड कंपनी, यहां पर ली और ली एंड एयर फार्मिंग कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना गया, जिसकी वजह से क्या बोला लोगों ने, कोर्ट ने क्या बोला, ली वॉज देयर फॉर ए वर्कर, मिसेज ली कंटेंशन वॉज अपहेल्ड, मतलब उनकी बात को वैल्यू दी गई और उनको पैसा दिया गया, क्योंकि क्यों बोला, अगेन द सेम थिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप बेशक कंपनी के मेंबर्स थे, लेकिन मेंबर और कंपनी का डिफरेंट एंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस होता है। उस सिचुएशन के अंदर आप सेम पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि मेंबर डजंट मीन द कंपनी, बोथ आर हैविंग ए सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब अगर उसको नुकसान पहुंचा, उसका फंड मिलता है, उसे क्लेम बनता है, तो वो क्लेम मिलेगा उसको, नहीं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी वाइफ थी उसको पैसा मिलेगा। बोलो समझ में आया है ना, बोलो यस सर नो, देना बेटा। हालांकि इस कहानी को तुम और भी एक्सटेंड कर सकते हो, यस सर। चले भैया,
यो 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 यो, ओके क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो भैया आओ नेक्स्ट पे आता हूं। आओ एक केस तुम्हें पढ़ाता हूं। बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी। सीआईटी इज डिफाइनिंग फॉर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये काफी जगह लिखा मिलेगा तुम्हें सीआईटी, खासकर कंपनी एक्ट के अंदर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यस यो आओ, तो एनएसपीसी के पैटर्न में पढ़ते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएसपीसी? द एन इज बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी। इन दोनों के बीच का केस है। केस में क्या है? और काफी जगह तुम्हारे पास में, लिसन टू मी, कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत जगह तुम्हें कुछ नाम केस स्टडी के दिख रहे हैं, बट तुम्हें, हाँ यस बेटा, रूपाली वाइफ थी बेटा उसमें। यस वेरी गुड, एनएसपीसी पी वाई थी। यस वाइफ ने केस फाइल किया, क्यों नहीं मिलेगा पैसा, इसलिए वेरी गुड। अरे यहां पी इज वाइफ ऑफ ली, ठीक है। यस सर, आगे है रूपाली, ठीक है, आगे बढ़े। आओ स्पीडली बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी। बहुत सारे कंपनी के केस में आपको कहीं पर सेकंड पार्टी का नाम नहीं मिलेगा, याद रखना, वहां सेकंड पार्टी सीआईटी है। एग्जांपल के लिए सर दिनशाह मैनेकजी पैटिट आया केस आएगा, सर दिनशाह मैनेकजी पैटिट वाला केस आएगा, वहां पर नहीं लिखा वर्सेस में लिखना सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जब भी रेवेन्यू की इनकम को हाइड करने की बात हो रही है, सर आपके पास फैक्ट्स को हिलाने की बात हो रही है, दैट ऑलवेज देयर ऑलवेज मींस सीआईटी, वहां सीआईटी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा ऑफ गुजदार और सीआईटी, मतलब जहां सीआईटी का रोल आ गया। सुनो तुम्हें एक लॉजिकल चीज सिखाता हूं। जहां भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात आ गई, इसका मतलब वहां पर इनकम से रिलेटेड झोल हुआ है। जहां पर सीआईटी केस के अंदर है, किसी भी केस के अंदर, वहां डेफिनेटली उस सिचुएशन के अंदर इनकम को लेके झोल हुआ है, इनकम को लेके हेराफेरी की बात की गई है। आओ पढ़ लेते हैं। एक्चुअली कहानी किसके ऊपर थी? एनएसपीसी में एन हमारा है बच्चा गुजदार वर्सेस सीआईटी। एस फॉर स्टोरी पढ़ते हैं। आओ पढ़ते हैं। कह रहे ए शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड इनकम फ्रॉम ए कंपनी। एक कंपनी से उसे डिविडेंड इनकम मिल रही थी। शेयर होल्डर कौन होता है बताना मुझे? कंपनी में शेयर होल्डर को मेंबर कहते हो, पार्टनर बोलते हो, मालिक बोलते हो, क्या बोलते हो बताना? ए शेयर होल्डर इन ए कंपनी इज नोन एज मेंबर और पार्टनर। वेरी गुड दिशा, वेरी गुड श्रुति, शवानी, शालू, खुशी, बहुत बढ़िया। अरे बेटा मौज कर दे, बढ़िया। आओ भैया, लवली, वेरी गुड। मेंबर, तो आई कैन से जब शेयर होल्डर लिखा है अनुष्का, वेरी गुड ज्ञान, एग्जैक्टली। इसका मतलब द शेयर होल्डर मींस द मेंबर इन ए कंपनी जिसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है कैरिंग ऑन ए एग्रीकल्चर बिजनेस। क्या कर रहा है? एक कंपनी जो क्या कर रही है? कैरी कर रही है एग्रीकल्चर बिजनेस, कैरी कर रही है। बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर रोल चल रहा है टैक्स का। आपके टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, आपके टैक्स में एग्रीकल्चर की इनकम को एग्जम्प्ट माना जाता है। योर एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड। ये पढ़ोगे आप सीए इंटर के अंदर, इज एग्जम्प्टेड। एग्जाम मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब सुनना कहानी ध्यान से। यहां पर एक कंपनी जो कि एग्रीकल्चरल बिजनेस को चला रही है, हालांकि यहां पर सिर्फ शॉर्ट बात इतनी नहीं है, टैक्स में इसमें आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे कब टैक्स लगता है कब नहीं लगता। बट इन शॉर्ट नॉर्मली इट इज सेड, कहते हैं कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर जो इनकम आती है दैट इज नॉन टैक्सेबल, एग्जम्पशन है उसके ऊपर, ठीक है, टैक्स नहीं लगता। यहां कहानी में क्या हुआ सुनना। सर एक शेयर होल्डर था एक कंपनी में, जो कंपनी कैरी कर रही है कौन सा बिजनेस? द कंपनी इज कैरिंग ऑन द बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस। आगे पढ़ना क्या कह रहा है? कह रहा था इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस वो एग्जाम्प्ट ऑन टैक्स, लिखा हुआ है यहां पे, जो हमने पढ़ भी लिया। सर एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम टैक्स आपके पास एग्जम्पशन होते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। हुआ क्या? आगे पढ़ना। कहता शेयर होल्डर कंटेंडेड दैट हर डिविडेंड इनकम शुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड देयरफॉर एग्जम्प्ट फॉर टैक्स। कैसी बात कर रहा है बताना मुझे। वो शेयर होल्डर बोलता है मुझे भी, जब मेरी कंपनी, सुनने ध्यान से, कह रहा है मेरी कंपनी जब एग्रीकल्चर बिजनेस करती है, मेरी कंपनी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्पशन है उसके ऊपर, तो मुझे जो मैंने उससे कमाया वो भी तो एग्जम्प्ट होगा। बोलो बेटा तुम्हें क्या लगता है एग्जम्प्ट होगा? जवाब देना। बावला, वेरी गुड शालू, बहुत बढ़िया करे, बावला है, वेरी गुड खुशी, एग्जैक्टली। और क्या क्या मजाक कर रखा है। हाँ श्रुति, वेरी गुड, नहीं अनुष्का नहीं, तुस लवली, वेरी गुड, तुसी नो 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 नो, नहीं होगा। आओ आगे पढ़ लो, आंसर तुम्हें मिल चुका, आगे पढ़ लो, अभी कहानी खत्म नहीं। कह रहा है द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी, ये क्या हुआ? अब इस सिचुएशन में जब उसकी इनकम को, सुनो ध्यान से, जब उसकी इनकम को टैक्सेबल माना नहीं गया, तो उसने क्या किया? उस बच्चा गुजदार ने क्या किया? केस फाइल कर दिया, एनएसपीपी केस फाइल कर दिया। किस पे? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर बात चल रही है। उसने केस फाइल कर दिया, उसने केस फाइल कर दिया। अब क्या हुआ? एनएसपी, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? फटाफट आओ, एनएसपी सी सुनो, सी क्या कहता है? सी कहता है सर सुनो, द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर।
भाई कंपनी अलग है और तू अलग है। तुझे कंपनी से सैलरी मिलती थी, शेयर होल्डर डिविडेंड ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वेदर यू आर ए डिबेंचर होल्डर, ए शेयर होल्डर, कोई भी पर्सन, तू अगर मेंबर है कंपनी का, हाँ वेरी गुड ज्ञान, वेरी गुड शिवानी, तू अगर मेंबर भी है कंपनी का तो कंपनी कहती है कंपनी अलग है, तू अलग है। कंपनी के बाद की वो एग्रीकल्चर करे, तेरा मतलब नहीं है। क्या बोला, कह रहे हैविंग इट्स ओन बिजनेस ओन इनकम, कंपनी अलग है, उसका अलग से बिजनेस, अलग से नाम, अलग डीलिंग, सब कुछ अलग करती है वो, एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या बोला गया, कह रहे हैं देयर इनकम रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर वाज नॉट द सेम इनकम एज अर्न बाय द कंपनी। मतलब अगर तुम किसी एग्रीकल्चर बिजनेस से, कंपनी से डिविडेंड के रूप में पैसा ले रहे हो, इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट ले रहे हो, और तुम ये बोलते हो कि मेरी इनकम भी तो एग्रीकल्चर इनकम ही हुई, आंसर इज नो। वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं कहलाएगी, वो आपकी पर्सनल इनकम का पार्ट कहलाती है एज पर द टैक्स स्ट्रक्चर। वो इनकम आपकी पर्सनल इनकम है, आपको कहीं से पैसा आता है, इट मींस दैट इज योर पार्ट, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। वेरी गुड, हाँ बहुत हिम्मत थी यार कुछ एग्जैक्टली होता है बेटा कि वो जब चार्ज लगाते हैं बोलता नहीं केस डाल दो, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, होता है ऐसा। रिमेंबर, बोलो याद रहेगा, एनएसपीसी के थ्रू ये केस भी हो गया, वो भी हो गया, सारे हो रहे नहीं हो रहे। तुम एक चीज चेक करके बताओ, क्या तुम्हारा एनएसपीसी, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं रिप्लाई करना, हाँ बेटा तू सी वही है, जवाब देना, क्या तुम्हारा एनएसपीसी सभी केस स्टडी पर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करो। चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कोई भी पार्ट हो। हाँ जी सर, हाँ बेटा शालू चेक हो गए बेटा, मेल करना है मुझे, मेल पे टाइम लगेगा अभी, इसीलिए मैंने आज अनाउंस किया कि मींस टेस्ट के लिए नेक्स्ट टाइम से जब भी टेस्ट लूंगा तो टेस्ट के लिए आपको हैंड टू हैंड टेस्ट के बाद में आपको सजेस्टेड आंसर दे दिया करूंगा आप लोगों को मैं। वेरी गुड, तो मतलब तुम्हारी केस स्टडी को याद करने का टेंशन दूर, कि सिस्टमेटिक पूरी लाइनें रट्टा नहीं मारनी तुम लोगों को, बस पैटर्न पढ़े। एनएसपीसी, किसी भी केस स्टडी का सबसे लेंथी पार्ट स्टोरी होता है, स्टोरी तुम्हारे सामने है। कोर्ट जजमेंट होता है, कोर्ट जजमेंट तुम्हें पता है कि कौन सा आंसर है, चेक करना बेटा। एक चीज बताना मुझे, इन तीनों केसेस के अंदर, ये तीनों केसेस के अंदर लास्ट में कोर्ट ने जजमेंट कौन से प्रोविजन के बेस पर दिया, नाम बताना। इन तीनों केसेस के अंदर लास्ट में कोर्ट का जजमेंट कौन से प्रोविजन पर आया, नाम बताओ। वेरी गुड, जिसमें पढ़ रहे हो वही है, वेरी गुड, सेपरेट लीगल एंटिटी, मिल गया आंसर, सबने जवाब दे दिया, वेरी गुड, समझ में आ गया। चलें भैया आगे बढ़े, तो हमारे 3 पार्ट हो गए, आते आगे। अब केस स्टडी पढ़ना हो गया आसान, चलो भैया नेक्स्ट पे आता हूं। कंपनी के फीचर नंबर 3 पढ़ते हैं, परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल मतलब बोलते हैं कंटिन्यूइंग को, सक्सेशन मतलब कंपनी के मेंबर्स रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। एक बात बताना, एक बात पूछू, रिप्लाई करोगे, लवली, वेरी गुड रूपाली, हाँ जी, एक जवाब देना, छोटी सी बात पूछता हूं। आज है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भैया एक दिन तो सबको जाना है, सबको जाना है, तुम मैं सब जाएंगे भैया, लाइफ सबकी, कोई ऐसा बोले नहीं मैं तो अमर, कोई नहीं है बेटा, रिमेंबर इमोर्टल कोई नहीं है। पॉइंट इज सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाई किसने थी, बताना, नाम बताना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आरआईएल को बनाने वाला पर्सन कौन था, अंबानी, कौन, धीरू भाई अंबानी एंड चंपक लाल दमानी, याद है सर? मैं याद नहीं कर रहा हूं केस स्टडीज, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, मुझसे याद नहीं होता, बट केस स्टडी को प्री प्रो एग्जाम से लिखा चलेगा। ज्ञान बेटा वो चेक करूंगा, मैंने चेक किया, उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ फॉल्ट आप लोगों से आपकी टेस्ट में हुए हैं। ज्ञान आप भी सुनो ध्यान से, और बताऊंगा आपने क्या गलतियां की हैं, क्या फॉल्ट्स किए हैं, उस पर अलग से सेशन लूंगा। मैंने टेस्ट मंगवाने का, आपके टेस्ट पेपर मंगवाने का मेन पर्पज मेरा यही था, ये चेक करना कि आप अपने आंसर को लिखते कैसे हो। जिन बच्चों को लगता है ना टेस्ट देना, क्या टेस्ट, बहुत से बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया इस बार, रिमेंबर लाइव टेस्ट लिया था, टेस्ट नहीं दिया बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने। ये मेरा फॉल्ट नहीं है बेटा, मुझे कोई नुकसान नहीं इस चीज से, ये मेरा एक डेडिकेशन तुम लोगों के लिए कि तुम टेस्ट दोगे तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले मैं तुम्हें वहां करेक्ट कर पाऊंगा जहां पर तुम गलतियां कर रहे हो, लो में कहां कहां मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम्हें भैया लगता है कि नहीं मैं डायरेक्टली ग्राउंड पर खेलने वाला हूं तो खेलते रहो, फिर तुम्हारा रिजल्ट भी तो भगवान भरोसे चलेगा हमारे पास। फिर किसी पड़ोस के मंदिर को घूम लेना, वहां से घंटियां बजाना टन टन करके, भगवान बचा ले बस। हाँ बेटा अनुष्का, मिस्टेक सबने की है, सबकी मिस्टेक्स हैं पेपर के अंदर, मैं डिस्कस करूंगा उस वीक के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए टेस्ट चालू किए हैं, इसीलिए टेस्ट चालू किए हैं। अनुष्का मुझे पता भी तबीयत डाउन थी बेटा उस दिन तो, बट कोई नहीं, देखो ध्यान से एक बात सुनो, तबीयत डाउन थी, प्रॉब्लम्स थी, ये चीज मैं समझ सकता हूं। आईसीआई नहीं समझेगा, समझ रहे हो कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, इसलिए
एग्री विद दैट, इसलिए मैंने अपने को बोला था कि अपनी पहले हेल्थ ठीक करो बेटा, फिर टेस्ट दो आप, ठीक है। हाँ, और अच्छा, मेरे को अच्छा लगा कि आपकी हेल्थ के बाद भी आपने टेस्ट दिया, वेरी गुड बेटा। आओ, और अभी मैं तुम सबसे डिस्कस करूंगा तुम्हारे टेस्ट के बारे में, तुमने क्या क्या कॉमन मिस्टेक की है, और दोबारा अगली बार टेस्ट में मिस्टेक्स मिली वहीं आके गला दबाऊंगा और मैं चला जाऊंगा जेल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आओ बढ़ते हैं। आपने बोला धीरू भाई अंबानी ने बनाया था, अब बताओ धीरू भाई अंबानी, चंपकलाल दमानी अगर नहीं रहे, मर गए, तो कंपनी बंद हो गई क्या? बोलो बोलो बोलो। ना गला मत दबाना। सुनो, क्या धीरू भाई अंबानी नहीं रहे तो क्या कंपनी बंद हो गई क्या? नो 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 नो, नहीं हुई। और क्या कल को मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं रहे तब भी कंपनी बंद हो जाएगी क्या? बताना। नहीं। इससे क्या समझ में आया? कोई आए या कोई जाए, इसी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ भी हो जाए कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को बंद करने का राइट किसी के मरने से, किसी के जीने से, किसी के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी बंद नहीं होती, अनलेस द कोर्ट विल टेक ए डिसीजन। वेरी गुड। एंड दिस पर्टिकुलर वैष्णवी करी, मेरा मैसेज क्या मैसेज था? वैष्णवी स्किप हो जाता बेटा, चैट बड़ी स्पीडली चलती है, स्पीड में मिस हो जाए। सर इस बहाने कर्नाटका तो आओगे यार। अरे वाह वैष्णवी, चलो मैं कर्नाटका भी आऊंगा, वेरी गुड। बट मेरे को कर्नाटका से सुनने को मिलता है, अगर मैंने बैच पढ़ाया था वहां पे कन्नड़ लैंग्वेज चलती है। इज इट सो वैष्णवी कि कन्नड़ आना मैंडेटरी है? अब मुझे कन्नड़ नहीं आएगी तो यल्ला राजकला करूंगा मैं तो। अनुष्का सिरसा पक्का आऊंगा डेफिनेटली बेटा। अभी जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट होगा, ओपन होगा, अनलॉकडाउन होगा, उसके बाद हम जस्ट प्लानिंग कि आपके सभी सेंटर में विजिट की जाए, एरियाज के अंदर सेमिनार रखने हैं आपके पास में। हाँ वैष्णवी पढ़ा सकता हूं। ओके चलो भैया। शालू, ओ हाँ शालू, दिल्ली जरूर आऊंगा। ठीक है, ओके चलो आओ। हाँ अनुष्का मैं आया हूं सिरसा, पता है बेटा। अरे आओ ना, चलो तुम घुमा रहे हो दिल्ली के अंदर, आओ सुनो, वापस वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया भैया, मेंबर आए या जाए कंपनी चलती रहेगी। लिखा हो भी है, ए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ गया? आर्टिफिशियल पर्सन है और सेपरेट एंटिटी मतलब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिमेंबर। और कंपनी का मेंबर से कोई लेना देना नहीं है कंपनी बनने के बाद में। ज्ञान एक बार बेटा, एक बार ये तुम्हारा जो तूफान साइक्लोन चल रहा है इसको रुकना, तो फिर आऊंगा वहां पर भी, ओडिशा का चक्कर लगाएंगे। हालांकि धनबाद, रांची, इन जगह सब जगह सेमिनार होते हैं हमारे, लेता हूं मैं। आगे आओ, चलो आओ बात करते हैं। कह रहे सर हैंस डेथ, इंसॉल्वेंसी, सुनना ध्यान से, काम की बात सुनो। हैंस डेथ, धीरू भाई अंबानी मर गया, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और इट्स मेंबर डज नॉट इफेक्ट अ कंपनी। कंपनी की रनिंग पे इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, किसी का लेना देना नहीं। कोई मरे, कोई जिए, कोई रिटायर है, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहती है, मतलब कंपनी गाना गाती चलती है, मैं तो यूं ही चलती रहूंगी, चलते चलते गाना गाएगी, चलती रहेगी, चलते चलते वो गाना गा के बोलेगी। हाँ तो एक कंपनी में 4 मेंबर हैं और सारे मर गए, अब उसके शेयर कोई नहीं ले भी नहीं पा रहा, तो कोई नहीं बेटा, चालू चलती रहेगी। कंपनी बंद नहीं होती ना बेटा, द कोर्ट होल्ड कर लेता उसको बेटा। कोर्ट के थ्रू पर्सन, गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना होल्ड लगा देती, अपने मेंबर लगा देती है उसके ऊपर, कंपनी बंद नहीं होती है। अब एग्जांपल के लिए सोचो, कोई कंपनी 50 साल से चल रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आज उसमें कोई नहीं भी है, एक बात पूछूं, एक बात और बताओगे, रिप्लाई करना। एप्पल कंपनी, चलो एक बात करता हूं, जो लोग अपॉइंट करेंगे वो करेंगे बेटा शालू, जिन लोगों को कोर्ट अपॉइंट करेगा वो डीलिंग करेंगे आगे। अच्छा, एप्पल कंपनी बनाने वाले 3 लोग थे, सुनना ध्यान से, नाम सुना है ना आप लोगों ने, पता है ना? हाँ 3 लोग थे, आप तीनों नहीं है, कंपनी बंद हो गई क्या? बताना मुझे। 3 लोग थे, तीनों ही चले गए, तीनों ही नहीं है, तो कंपनी बंद हो गई क्या? चल रही है, आज भी चलती रहेगी। क्या समझ में आया इससे? परपिचुअल सक्सेशन। आओ पढ़ते हैं। कह रहा सर, द शेयर ऑफ द कंपनी बीइंग ट्रांसफरेबल, मेंबर्स में चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हाउएवर दैट डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कंपनी। मेंबर आए जाए, किसी के नाम पर शेयर ट्रांसफर करें या ना करें, कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता। इट डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता, और यही कंपनी की सबसे खास खूबसूरत बात है बेटा।
पार्टनरशिप में क्या था, सारे पार्टनर मर गए, पार्टनरशिप बंद, वहां कुछ नहीं है। कंपनी में क्या है, मेंबर्स मरे, रिटायरमेंट ले, जिए, कुछ भी हो, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। आओ आगे बढ़ते हैं। सर द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, चलती रहेगी टिल इट इज वाउंड अप और डिसॉल्व। द टू वर्ड वाउंड अप एंड डिसॉल्व, जब तक कोर्ट अपना डिसीजन ना ले, कोर्ट कंपनी को बंद ना कर दे, लो बंद ना करे, तब तक कंपनी चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। याद रहेगा, बोलो बेटा, समझ में आया क्या? पॉइंट क्लियर आप लोगों को? परपिचुअल सक्सेशन, यस, वेरी गुड। आओ आगे आओ, थोड़ा स्पीडली पढ़ते हैं। चलो, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। अब आपके जून एग्जाम से पहले तक स्पीड यही चलेगी। सुनो ध्यान से, कोई डाउट रहेगा बाद में पूछते रहना मुझसे। सर नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। भैया जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से डीलिंग कर पा रही है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी क्या मेंबर की प्रॉपर्टी होती है क्या? बताना मुझे। क्या कंपनी की संपत्ति को मेंबर की संपत्ति कहते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है तुमको? ओ बोलो बोलो बोलो। नो 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 ना, जवाब आया नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? आओ पढ़ लो। कह रहा सर इन द आइज ऑफ लॉ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर नॉट पार्ट ओनर्स ऑफ द अंडरटेकिंग, वो मालिक है ही नहीं। आगे कह रहे हैं द कंपनी बीइंग ए सेपरेट एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर होती है। इवन कंपनी के लिए कुछ खरीदा, गाड़ियां परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, वो भी कंपनी के नाम पर बनता कॉन्ट्रैक्ट, मेंबर के नाम पर नहीं बनता। आगे आओ, कह रहा सर और पढ़ो, मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ये वाली लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट, तो इस पे केस स्टडी है, इस पे केस स्टडी है। मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी पर मेंबर कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे हिस्सा दिया जाए। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म के डिसॉल्व होने पर सारे मांगते हो जाएंगे, अरे भैया मुझको दे मुझको दे। यहां ऐसा नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। हाँ बना लो तारे, लो बेटा बना लो, तारे सितारे बना लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चीज कह रहे हैं डीलिंग बाय और विद द कंपनी आर कैरिड आउट बाय हिज ओन नेम नॉट एज द कलेक्टिव एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। भैया कंपनी के नाम पर डीलिंग होगी, कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मेंबर या उसके एजेंट के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट्स इट, समझ में आ गया? आगे आओ, अब केस स्टडी पढ़ना भैया। एक काम करो, नेक्स्ट में बता दूं, इस केस स्टडी में काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस पर लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला केस स्टडी आपको करना है बेटा, ये रीडिंग कर लेना, इसको पढ़ना है। पढ़ा दूं? हाँ चलिए, इस वाले को रीडिंग कर लेना, ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वाला पार्ट। लेकिन ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपना एक केस स्टडी भी याद करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। आओ, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पढ़ लो फटाफट, समझ में आ जाएगा पॉइंट। वो क्या कह रहा है? सर 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 कह रहा है एनएसपीसी लगाओ बेटा, अपना तो पैटर्न वही है, एनएसपीसी। जल्दी आओ, क्या कह रहा है सर? कहानी सुनना, सुनना ध्यान से बात को। इवन वेयर शेयर होल्डर हेल्ड ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल, किसी शेयर होल्डर के पास चाहे सारी कैपिटल क्यों ना हो, ही डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। तब भी कंपनी की प्रॉपर्टी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक बात बताओ, यहां पे हुआ क्या? जब मैक्यूरा था ना, सुनो ध्यान से, यहां क्या था कहानी, सुनो ध्यान से। जब एन तो क्लियर है, एन इज मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एस सुनो, मैक्यूरा जो था उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी को बेच दिया। सुनो ध्यान से, उसने प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दिया। अब हुआ क्या, जो प्रॉपर्टी थी वो पहले से सिक्योर्ड थी, उसके ऊपर इंश्योरेंस था कंपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब भैया कंपनी को प्रॉपर्टी बेचने के बाद प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी? क्वेश्चन मुझे बताओ। अगर एज ए शेयर होल्डर, एज ए पर्सन आपने कंपनी को प्रॉपर्टी बेच दी, तो कंपनी की प्रॉपर्टी अब किसकी कहलाएंगी? हु विल हैव द राइट, किसका राइट रहेगा उसके ऊपर? वेरी गुड, कंपनी कंपनी कंपनी। अब बेचारा पागल पगला था भैया, जाके बोलता नहीं मेरा भी राइट। आओ पढ़ लो इसके बारे में क्या कहता है। सर हुआ क्या, पढ़ना। कह रहा सर मैक्यूरा who held all except one share of timber company insured by the company's timber in his personal name। टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, जिससे फर्नीचर बनता है, टिम्बर फर्नीचर लकड़ी को बोलते हैं। सर कंपनी थी, उसको क्या किया उसने? कह रहा है सर उसके पास सारे शेयर थे एक्सेप्ट वन। कह रहा है कंपनी के टिम्बर किसके नेम पे? अपने पर्सनल नेम पे। इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन पर्सनल नेम। लेकिन कंपनी, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी कंपनी की, लेकिन इंश्योरेंस खुद के नाम पर। कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अपने नाम पर करवा रखा। आगे पढ़ना, कह रहा टिम्बर बीइंग डिस्ट्रॉय बाय फायर,
जो टिम्बर था उसको आग लग गई और ही क्लेम द रिजेक्टेड फॉर द वांट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर ही क्लेम वाज रिजेक्टेड, लेकिन जब उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा, क्या नाम था, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जब इस कंपनी से उसने पैसा मांगा तो कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया, उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया और गुस्से में आके उसने डाल दिया केस। तो हु फाइल्ड द केस? मैक्यूरा फाइल्ड शो केस शूट अगेंस्ट द नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केस डाल दिया। कोर्ट ने क्या बोला, पढ़ो ध्यान से। कोर्ट कह रहा है सुनो सुनो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इट वाज हेल्ड दैट इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू मैक्यूरा। सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन अप्लाई करके देखने पे पता चला कि भैया प्रॉपर्टी एक बार कंपनी को बेच दी गई तो तेरा इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। सुनो ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, एक बार प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दी गई तो चाहे इंश्योरेंस उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारा नहीं रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टी उसका इंश्योरेंस अमाउंट, एंड दैट्स इट। समझ में आया बोलो? एंड दिस वाज द केस एनएसपीसी मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है पूछ लो इसके ऊपर, जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसके ऊपर? वेरी गुड, नो सर कोई डाउट नहीं, नो 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 नो। समझ में आया? और पहले मुझे बताओ ये स्पीड ठीक है क्या? इस स्पीड से हम कंटिन्यू कर सकते हैं? समझ में आ रहा आप लोगों को? यस 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 यस, ठीक है, तब यही स्पीड कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ सर ठीक है स्पीड, ओके। हाँ स्पीड डाउट होगा पूछेंगे डेफिनेटली, पक्का। सर एक बार पूछनी थी बीसीके के चैप्टर 3 कैसे करें, उसमें ईयर्स एंड नेम्स में कंफ्यूजन होता है। सुनो ध्यान से, तुसी बेटा ईयर्स एंड नेम्स में कंफ्यूजन किस में हो रहा है आपको बताओ? एक सेपरेट, लिसन टू मी, मैं आपको एक नोट्स दूंगा बेटा अलग से, उस नोट्स में सेपरेट मेंशन किए गए हैं। आपको किसी कंपनी की ना डीप में नहीं कूदना। सुनो ध्यान से बात को, बीसीके वाले पार्ट में, बीसीके देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, खासकर बीसीके का 3rd चैप्टर जब कंपनीज की बात की गई है उसके अंदर, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अलावा कुछ मत यूज करो। क्या बोल रहा हूं साफ सुन लो ध्यान से। कंपनी अभी रिसेंटली कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं है। 3rd चैप्टर ऑफ बीसीके जिसमें कंपनी वाला टॉपिक है, कंपनीज की बातें की है, उसके लिए देखो कंपनी की डिटेल निकालने पहुंचोगे तो बहुत कुछ है उसके पास, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर डेटा सिर्फ अपना आईसीआई मॉड्यूल वाला यूज करो। उसमें तुम्हें दो काम करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले काम करो बीसीके वाले उस पार्ट के अंदर हर एक चैप्टर को, उस चैप्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, टोटल कंपनीज को, कितनी 32 कंपनीज हैं, टोटल कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले उनकी लिस्ट बनाओ जो कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बनाओ जिनके ऊपर जो उसके बाद में लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट ही जो ऐसे ही फालतू कंपनी छोटी मोटी उनके नाम बनाओ। 3 कंपनीज के पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद में उनके फिगर को देखो। देखो एक नोट मेकिंग तुम्हें करना पड़ेगा इसके ऊपर, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके ऊपर आपकी क्लास ले लूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा उसके ऊपर, ठीक है? ना 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 बेटा, दिशा मिलेगा बेटा, दिशा मिलेगा, कंपनी को मिलेगा बेटा, जिसकी प्रॉपर्टी उसका इंश्योरेंस। दिशा जिसकी प्रॉपर्टी उसका इंश्योरेंस, ठीक है? या मैक्यूरा मांग रहा, मैक्यूरा थोड़ी मिलेगा। अरे ज्ञान, वेरी गुड, ज्ञान ने शेयर कर दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, बट मैक्यूरा के नाम पर है। दिशा सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस उसने कहा प्रॉपर्टी। एक बात बता दिशा, एक बात पूछू दिशा, रिप्लाई करोगे बेटा? दिशा अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैंने ले रखा था, अगर वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेच देता हूं तो बेटा याद रखना बेनिफिट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, जिसके पास जो मालिक है उसका, है ना? बोलो दिशा, बेनिफिट किसका होगा? यस सर ना? तो अब मैं क्या बोलूं, प्रॉपर्टी तो इंश्योरेंस मैं ले लूं, इज इट सो? नो। समझ में आ गया? ये यहां पर हुआ, ठीक है? ओके, कंपनी की प्रॉपर्टी पर्सन की नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, इतने करेंगे, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय, टाटा, सी यू।